IQ किसी व्यक्ति की सफलता में 20% योगदान देता है और EQ बाकी 80% का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए आपकी सफलता के लिए इस इमोशनल क्वोशिएंट का पता लगाना बहुत जरूरी है। गोलेमन यहाँ अपनी किताब इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ मदद करने के लिए है, जो इमोशनल इंटेलिजेंस को समझने के लिए डेडिकेटेड है और साथ ही यह बताने के लिए कि आप अपने फायदे के लिए इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। आज की ये समरी एक मनोविज्ञान साइकोलॉजी की किताब के बारे में है, जिसने पूरी दुनिया पर अपनी छाप छोड़ दी। इस किताब का नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसे डैनियल गोलेमैन ने लिखा है। गोलेमैन एक मनोवैज्ञानिक है और एक बेहतर लेखक भी। उनकी ये किताब इमोशनल इंटेलिजेंस लंबे वक्त तक न्यूयॉर्क टाइम्स की टॉप बेस्ट सेलर रही है। लेखक दूसरे विषय जैसे कि रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, प्रेरणा और सामाजिक शिक्षा, लर्निंग पर भी लिखते हैं। लेखक अपनी किताब में बताते हैं कि एक इंसान की सफलता में बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस भाग ज्यादा से ज्यादा 20% ही मदद करती है और बाकी का 80% हाथ होता है। EQ यानी कि भावनात्मक भाग का, जहां IQ आपके समझने और जानकारी को सही जगह पर लागू करने की एक सही समझ होती है, वहीं EQ इंसान की खुद की और दूसरों की भावना को समझने और प्रबंधित यानी मैनेज करने की एक कला है। जिनका भावनात्मक भाग बहुत अधिक होता है, वह लोग बदलते पर्यावरण के साथ आसानी से एडजस्ट हो जाते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण पूरी दुनिया में कुछ इस तरह के ट्रेंड चले हुए हैं, जिससे आज की युवा पीढ़ी पहले की पीढ़ियों के मुकाबले बहुत फंसी हुई है, जिससे उन्हें मानसिक बीमारी, अपराध और लत जैसी काफी नेगेटिव नतीजे भुगतने पड़ रहे हैं। स्कूल या कॉलेज भी इनकी जीवन में आने वाली इमोशनल समस्या पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए माता पिता को चाहिए कि वो अपने बच्चों को एजुकेट करें। समस्या ये है कि ज्यादातर यंग लोग इमोशनली लिटरेट नहीं हैं, क्योंकि उन्हें खुद को इमोशनल इंटेलिजेंस पर कोई शिक्षा नहीं दी गई है। आज इस समरी के जरिए हम उन सभी पहलुओं को डिटेल में जानेंगे। भावनात्मक मस्तिष्क यानी इमोशनल ब्रेन असल में ह्यूमन ब्रेन के 2 हिस्से होते हैं, इमोशनल ब्रेन और रैशनल ब्रेन। हमारे विकास के इतिहास में इमोशनल ब्रेन पहले आया और ये ब्रेन के सबसे नीचे वाले हिस्से में होता है। रैशनल ब्रेन इसके बाद आया और ये ब्रेन के बाहरी साइड के ऊपर वाले हिस्से में होता है। ब्रेन के स्ट्रक्चर की वजह से और इसके बॉडी के साथ कनेक्शन की वजह से इमोशनल ब्रेन रैशनल ब्रेन से ज्यादा स्पीड से काम करता है और ज्यादा मजबूत होता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता की प्रकृति इमोशनल इंटेलिजेंस 5 महत्वपूर्ण योग्यताओं के बारे में है। नंबर 1, भावनात्मक आत्म जागरूकता। भावना के आते वक्त जागरूक रहना, खासकर तब जब कोई नकारात्मक भावना पैदा हो, जैसे कि चिंता, अवसाद और गुस्सा। नंबर 2, भावनात्मक आत्मनियमन। नकारात्मक भावनाओं को प्रबंधित करने की तकनीक का उपयोग करना ताकि वो वहां ज्यादा देर तक न रह सके। इन तकनीकों में उन हालातों को बदलना शामिल है जिसने आपको गुस्सा दिलाया, डिप्रेशन की हालातों में फिजिकल अराउजल को बढ़ाया और घबराहट के हालातों में फिजिकल अराउजल को घटाया। नंबर 3, आत्म प्रेरणा। मुसीबत के समय में आशावादी और सकारात्मक बने रहना और लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए विलंबित संतुष्टि यानी डिलेड ग्रेटिफिकेशन का उपयोग और चरम प्रदर्शन तक पहुंचने के लिए फ्लो स्टेट का उपयोग करना। डिलेड ग्रेटिफिकेशन का मतलब है भविष्य के किसी बड़े इनाम को पाने के लिए अभी के छोटे इनाम को जाने देना। जैसे टीवी देखने जैसे छोटे आनंद की जगह मैं पढ़ाई करूंगा, जो कि मेरे भविष्य के लिए एक बड़ा इनाम होगा। फ्लो स्टेट का मतलब है कि जब आपके इमोशंस अलाइन हो जाते हैं उस काम के साथ जो आप कर रहे हैं, और जो विचार काम से संबंधित ना हो उनके बारे में कोई एहसास तक नहीं होना चाहिए। फ्लो स्टेट में आने के लिए हमें जानबूझकर शार्प फोकस की जरूरत होती है। जो हमारे हाथ में है वो काम आपकी एबिलिटी लेवल से हल्का सा ऊपर होना चाहिए, लेकिन ऐसा होना चाहिए जिसे आपने पहले भी कई बार प्रैक्टिस किया हो और जिसमें आप ज्यादा थके नहीं। नंबर 4, दूसरों की भावनाओं के प्रति जागरूकता, सहानुभूति रखना
इसके लिए हमें शांत रहने की जरूरत होती है ताकि हम सामने वाले इंसान की शारीरिक अवस्था को कॉपी कर पाए। ये हमें वो फील करने में मदद करता है जो सामने वाला इंसान फील कर रहा होता है। नंबर 5, रिश्तों को संभालना ये जाने की कैसे बहस और लड़ाई को सुलझाया जाए और बात करते वक्त कैसे इमोशनल फ्लडिंग से बचा जाए। इमोशनल फ्लडिंग का मतलब है किसी मुश्किल बातचीत या बहस के दौरान जब आपकी हार्ट रेट 10 बीट प्रति मिनट बढ़ जाती है। ऐसे में दोनों पक्षों को अपनी चर्चा को फिर से शुरू करने से पहले एक 20 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। हालांकि 5 मिनट काफी लग सकते हैं, लेकिन असल में हमें 20 मिनट चाहिए होते हैं। भावनात्मक स्वनियमन यानी इमोशनल सेल्फ रेगुलेशन। डिप्रेशन के लिए, डिप्रेशन एक लो अराउजल स्टेट है, इसीलिए इसमें एक्सरसाइज मूड को अच्छा करने में मदद कर सकती है, जबकि रिलैक्स करने से ये और बढ़ा सकता है। डिप्रेशन कम करने की और तकनीक में से एक है कि आप नीचे की ओर तुलना करें, यानी कि खुद को अपने से कमतर लोगों के साथ तुलना करें। तीसरा तरीका इसका यह है कि हम लोगों की मदद करें। ये हमें गुस्से के बारे में लगातार सोचने के बजाय दूसरों की प्रॉब्लम पर फोकस करवाता है और हम उनकी हेल्प करते हुए अच्छा महसूस करते हैं। एंजाइटी के लिए, एंजाइटी यानी कि घबराहट एक हाई अराउजल स्टेट है, तो यहाँ रिलैक्सेशन तकनीक मदद करती है, जबकि एक्सरसाइज यहाँ पर काम खराब कर देती है। परेशान लोग अपनी पढ़ाई और जॉब में अच्छा नहीं कर पाते, हालांकि लोग अच्छा भी परफॉर्म करते हैं जब एक नॉर्मल एंजाइटी होती है। अगर चिंता बहुत कम है तो इसके लिए कुछ नहीं करें, लेकिन अगर चिंता ज्यादा है तब आपका मेंटली किसी चीज पर फोकस करना मुश्किल हो जाता है। दोनों के बीच में होता है स्वीट स्पॉट, भावनात्मक बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल। विवाह में भावनात्मक बुद्धिमत्ता तलाक की दर बढ़ रही है। 1950 में 30% से 1999 में ये प्रतिशत 67% हो चुका है। कोई खास मुद्दा शादी को खत्म नहीं करता है। ये ऐसा है कि कैसे कपल एक दूसरे से डिसएग्री करते हैं और डिस्कस करते हैं, वो मायने रखता है। यहाँ हमें अगले की बुराई और बीच में एक दीवार खड़ी करने से बचना है। अक्सर ये होता है कि पत्नी ऐसी शिकायत करती है जिसके बारे में पति को लगता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है और वो कुछ एक्शन नहीं लेते हैं। आखिर में पत्नी बुराई करते करते पति के किरदार पर ही उंगली उठाने लगती है। जैसे पत्नी कह सकती है, तुम कभी मेरी बात पर विचार नहीं करते, बजाय कि अभी जो तुमने किया उससे मुझे लगता है कि तुम्हें मुझे लेकर कोई फर्क नहीं पड़ता। जब पति अपनी बुराई फेस करता है तो वो इमोशनली बह जाता है और उससे डील करने के लिए वो अपने और अपनी पत्नी के बीच एक दीवार खड़ी कर देता है, क्योंकि ये पुरुषों के एवोल्यूशन के समय से चला आ रहा, यही उनका डिफेंस मैकेनिज्म है। जैसे कि वो बिल्कुल इमोशनलेस हो जाएंगे या अपनी पत्नी को पूरा इग्नोर करेंगे। इस तरह का व्यवहार पत्नी को मजबूर कर देते हैं कि वो और ज्यादा झगड़ा और बुराई करें और इस तरह दीवार बढ़ती जाती है। और अगर ऐसा होना बढ़ता जाता है तो ये रिश्ते को तलाक की तरफ ले जाता है। इसका समाधान छिपा है इमोशनल इंटेलिजेंस में। इसका मेथड यूज करके बात करते समय कपल्स इमोशनल फ्लडिंग से बच सकते हैं। लेकिन रिश्ते को अच्छे से हैंडल करने के लिए हर व्यक्ति को अगले व्यक्ति की भावनाओं से अवगत रहने की जरूरत है, और ऐसा करने के लिए उनको मनोवैज्ञानिक शांत रहने की जरूरत होगी। ये मुश्किल बातचीत आखिर में दोनों व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक रूप से उत्साहित करते हैं, इसलिए उनको सेल्फ अवेयर रहने की जरूरत है। हम देख सकते हैं कि किस तरह इमोशनल इंटेलिजेंस मैरिज को बनाए रखने के लिए कितना जरूरी है। बी, कार्यस्थल में भावनात्मक बुद्धिमत्ता कम EQ रखने वाले लोग दूसरे लोगों को स्ट्रेस दे देते हैं और स्ट्रेस लोगों को पागल बना देता है। मुख्य मेन EQ स्किल्स जो वर्कप्लेस में चाहिए वो है लोगों की फीलिंग से घुलना मिलना, असहमतियों डिसएग्रीमेंट को संभालना, प्रवाह अवस्था फ्लो स्टेट में प्रवेश करना, शिकायत करने वालों को एक मददगार आलोचक के रूप में लेना, विविधता डाइवर्सिटी की संस्कृति पैदा करना, प्रभावी रूप से अपना सामाजिक दायरा सोशल सर्कल बढ़ाना, इमोशनल इंटेलिजेंस। एक मैनेजर
कर्मचारी का रिश्ता एक पति पत्नी के रिश्ते की तरह होती है, जहां मैनेजर कर्मचारी के किरदार पर सवाल उठा सकता है, अपने और कर्मचारी के बीच में दीवार खड़ी कर सकता है। दूसरी गलती जो मैनेजर करता है वो है कि छोटी समस्या पर ध्यान नहीं देना, और एक समय के बाद ये छोटी समस्याएं ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में बदल जाती है और मैनेजर एम्प्लॉई पर बरस पड़ते हैं। ये चीज कर्मचारी को बुरा फील करवाती है कि उससे इस बारे में पहले क्यों नहीं कहा गया। एक कलात्मक आलोचक, आर्टफुल क्रिटिक, व्यक्ति के एक्शन पर फोकस करता है, न कि उसके कैरेक्टर पर। वो इस बात पर जोर देता है कि क्या बदले जाने की जरूरत है और सुधार करने के लिए समाधान प्रदान करता है। एक कलात्मक आलोचक बनने के लिए चाहिए कि आप आमने सामने बात करें, हमदर्दी दिखाएं और फील करें कि रिसीवर कैसा फील कर रहा होगा। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है जिसमें आर्टफुल क्रिटिक कहता है कर्मचारी से, इस स्टेज पर मुश्किल ये है कि तुम्हारा प्लान काफी लंबा समय लेगा और ये काफी खर्चीला रहने वाला है। मैं चाहता हूं कि आप इस खर्चे के बारे में एक बार फिर से सोचिए, खासकर डिजाइन के बारे में, और देखिए अगर आप इस काम को जल्दी करने का कोई तरीका ढूंढ सकते हैं तो। डाइवर्सिटी और नई चीजों को शामिल करने को बढ़ावा देने के लिए रिसर्च बताती है कि लोगों की डीप फीलिंग को बदलना बहुत मुश्किल है, इसलिए कोशिश करने का कोई फायदा नहीं है। इसके बजाय संगठनों को अपने व्यवहार को ट्रेन करना चाहिए, जो कि काफी आसान है। संस्थाओं को जरूरत है एक जीरो टॉलरेंस माहौल बनाने की, जो तेजी से और सबके सामने भेदभाव करने वालों को सजा दे। इससे लोग मिलकर काम करेंगे, चाहे वो अंदर ही अंदर इसे पक्षपात ही क्यों न माने। टीम की परफॉर्मेंस में सद्भाव, हार्मनी, यानी कि एकता, एक सिंगल ग्रेटेस्ट डिटर्मिनेंट है। सद्भाव हर सदस्य को पूरा सहयोग करने की अनुमति देती है, क्योंकि जहां इमोशनल टकराव होता है वहां लोग बेस्ट नहीं दे पाते। टॉप परफॉर्मर्स 3 चीजों में दूसरे सभी लोगों से बेहतर होते हैं: आगे बढ़ने के लिए इनिशिएटिव लेना, मिलकर काम करने को प्रमोट करना और खुद को इमोशनली रेगुलेट करना। उनके पास एक फ्लेक्सिबल, इनफॉर्मल नेटवर्क होता है जो उन्हें अनपेक्षित, अनप्रेडिक्टेबल समस्याएं हल करने में मदद करते हैं। सी, मेडिकल केयर में इमोशनल इंटेलिजेंस, किसी व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक जरूरतों को अच्छे से समझना उसकी मेडिकल जरूरतों के लिए भी अच्छा खास फायदेमंद होता है। चिकित्सा पेशेवर अक्सर एक पहले से चिंतित रोगी के सामने उन सभी भयानक संभावनाओं का नाम लेते हैं जो उन्हें और ज्यादा चिंतित बना देता है। चिंता का एक वैज्ञानिक लिंक होता है बीमारी से और उसकी रिकवरी से। ऐसे बहुत से सबूत हैं जहां तनाव की वजह से नर्वस सिस्टम बहुत टूट फूट जाती है। गुस्सा दिल के लिए बहुत बुरा होता है। ज्यादा गुस्सा करने वाले लोग, स्मोकर, ब्लड प्रेशर पेशेंट और हाई कोलेस्ट्रॉल वाले लोगों की तुलना में जल्दी मरते हैं। इसका मार्ग अंतद्वंद्व है कि अपने अंदर लोगों पर भरोसा करने वाला दिल विकसित किया जाए, दूसरे के बेहतर इरादों को समझा जाए। अकेलापन बीमार पड़ने और मरने के जोखिम को लगभग 2 गुना कर देता है, जबकि स्मोकिंग में ये 1.6 गुना ही है। अपनी भावनाओं से निपटने का एक तरीका ये है कि इन्हें एक पेपर पर लिख लिया जाए और आने वाले कुछ दिनों तक ऐसी कहानी बुने जिसमें कुछ मतलब, मीनिंग ढूंढा जा सके। बच्चों में भावनात्मक बुद्धिमत्ता का पोषण करना कोई हैरत की बात नहीं। माता पिता का इमोशनल इंटेलिजेंस एक बच्चे के इमोशनल डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, लेकिन ये बच्चों के EQ के अलावा भी दूसरे एरिया में भी मदद करता है। इसमें अच्छी एकेडमिक परफॉर्मेंस और स्ट्रेस का कम होना शामिल है। पारिवारिक जीवन हमारे भावनात्मक लर्निंग के लिए पहला स्कूल है। हम सीखते हैं कि खुद के बारे में कैसा फील किया जाए, कैसे दूसरे हमारे फीलिंग पर रिएक्ट करते हैं, कैसे उनकी फीलिंग्स के बारे में सोचा जाए और कैसे उम्मीद और डर को जताया जाए। 3 तरह की इमोशनल पेरेंटिंग होती है। बच्चों की फीलिंग को पूरी तरह से इग्नोर करने वाली। ऐसे माता पिता एक इमोशनल स्टॉर्म नोटिस करते हैं, लेकिन वो ये तय करते हैं कि बच्चा जिस तरह इससे डील करे वो ठीक है, चाहे वो किसी को मारे, रोए या चिल्लाए।
अपने बच्चों के गुस्से को बुरी तरह नकार देने वाले और उल्टा उन्हीं को सजा देने वाले पेरेंट्स इस श्रेणी में आते हैं। भावनात्मक रूप से बुद्धिमान माता-पिता अपने बच्चों की उदासी को एक अवसर की तरह लेते हैं और एक भावनात्मक कोच की तरह सर्व करते हैं। वो समझने के लिए समय लेते हैं कि बच्चों को क्या तंग कर रही है और फिर वो बच्चों को उनकी फीलिंग्स से बाहर निकालने के पॉजिटिव तरीके ढूंढते हैं। भावनात्मक निरक्षरता, इलिटरेसी, परिणाम और समाधान। बच्चों में लो इमोशनल इंटेलिजेंस होने की कीमत बहुत ज्यादा है, जैसे डिप्रेशन, क्राइम और एडिक्शन जैसे शराब, ड्रग्स और ईटिंग डिसऑर्डर। डिप्रेशन होता है मुख्य रूप से भावनात्मक क्षमता के दो क्षेत्रों की कमी की वजह से। रिलेशनशिप स्किल्स और सेटबैक्स को कोई कैसे हैंडल करता है। रिलेशनशिप स्किल्स में कमी की वजह से उनकी अपने पेरेंट्स और नजदीकी लोगों से प्रॉब्लम बनी रहती है। तब वो इन सेटबैक्स पर ऐसे रिस्पॉन्ड करते हैं, ये फील करके कि वो इस बारे में कुछ नहीं कर सकते, और ये चीज उन्हें डिप्रेशन की तरफ ले जाती है। क्योंकि डिप्रेशन शुरू में चिड़चिड़ेपन की फॉर्म में शुरू होता है। खासकर पेरेंट्स के मामले में लोग भी ऐसे डिप्रेस्ड पर्सन से घुलना मिलना पसंद नहीं करते, और ये एक स्पाइरल की तरह उसे और नीचे ले जाता है, तर्क और अलगाव की तरफ। अगर बच्चे को ये सिखाया जाता है कि वो अपनी हालात को सुधारने के लिए एक्शन ले सकते हैं, तो वो डिप्रेशन में गिरने से बच जाएंगे। शराब और नशीली दवाओं की लत ऐसे लोग जो अल्कोहल और ड्रग्स के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, 14% लोग अल्कोहलिक बनते हैं और 5% ड्रग एडिक्ट बन जाते हैं। एडिक्ट लोगों के साथ फर्क ये होता है कि वो अपने नेगेटिव इमोशंस को ठीक करने के लिए इन सस्टेंस को एक दवा की तरह लेने लगते हैं। क्योंकि अल्कोहल में एक रिलैक्सेशन इफेक्ट होता है, इसके एडिक्ट्स उनकी एक्सट्रीमली हाई एंजाइटी को ट्रीट करने के लिए भी अल्कोहल का सहारा लेते हैं। ड्रग एडिक्ट डिप्रेशन की स्थिति में कोकेन की तरफ चले जाते हैं और गुस्से को कंट्रोल करने के लिए हेरोइन की तरफ। इंटरवेंशंस प्रोग्राम्स को ये चाहिए कि वो बच्चों को की इमोशनल स्किल्स सिखाएं ताकि वो एडिक्शन से बच सकें और उसे ट्रीट कर सकें। इन स्किल्स में कुछ ऐसे होते हैं जैसे भावनात्मक आत्म जागरूकता, भावनात्मक आत्मनियमन, तनाव और चिंता से निपटना, सामाजिक संकेतों को पढ़ना, सहानुभूति, नकारात्मक प्रभावों को रोकना और ये समझना कि किसी स्थिति में क्या चीज स्वीकार्य है। भोजन विकार, ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर तब होते हैं जब हम खतरों की फीलिंग को पहचानने की क्षमता को खो देते हैं, जो जुड़ी होती है आपकी बॉडी के हाई डिसैटिस्फैक्शन से। जैसे एक लड़की स्ट्रेस फील कर रही है और गुस्सा है, लेकिन वो ये नहीं बता पा रही है कि ये फीलिंग क्या है, और उसे ये लगता है कि ये चीज उसकी भूख है, और तब वो खुद को ठीक करने के तौर पर लगातार खाती जाती है। लेकिन वजन बढ़ाने को अवॉइड करने के लिए वो इस पूरे खाने को बाहर निकाल देती है। इसे बुलिमिया कहते हैं। या फिर वो लड़की एक सेंस ऑफ कंट्रोल फील करने के लिए खुद को भूखा रखती है। इसे एनोरेक्सिया कहते हैं। इन ईटिंग डिसऑर्डर को रोकने और इनसे बचने के लिए इस लड़की को ये सीखना होगा कि अपनी फीलिंग्स को कैसे पहचानें और उन फीलिंग्स को ठीक करने के लिए फिर हेल्थी मेथड्स को यूज करें। भावनात्मक साक्षरता कार्यक्रम लेखक सभी स्कूलों से कहते हैं कि ऐसे भावनात्मक साक्षरता कार्यक्रम डिजाइन और लागू किए जाएं, जो जल्दी शुरू हो, जो कि उम्र के हिसाब से भी सही हो, स्कूलों के सभी सालों तक चले और स्कूल, घर और समाज तीनों के लिए काम करें। उम्र के हिसाब से यहाँ मतलब कि बच्चों को एक उम्र से पहले वो चीजें ना सिखाएं जो सीखने की उसकी अभी काबिलियत ही नहीं है। 6 से 11 की उम्र तक बच्चे विलंबित संतुष्टि को समझने, सामाजिक रूप से जिम्मेदार बनने, गुस्से के भाव को नियंत्रित करने और एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने की योग्यता विकसित कर चुके होते हैं। ये साल उनके आने वाले साल के लिए एक डिसाइडिंग फैक्टर की तरह साबित होती है। तो दोस्तों, ये थी आज की समरी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समरी पसंद आई होंगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।